आज का हमारा डिफेंस डे स्पेशल जिसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को हम आपके सामने लेकर आए, लेकिन अहम बात यह है कि मुल्की दिफ़ा यकीनन हमारे लिए अव्वलीन तरजीहात में से है, लेकिन हर दौर में इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इसकी जो डेफिनेशन है वो बदलती चली जाएगी। जिस तरह हम 5G वॉर की बात करते हैं और साथ साथ हर उस थ्रेट को, हर उस ख़तरे को ख़त्म करने की बात करते हैं जो मुल्की सालमियत के ऊपर मंडला रही हो, लेकिन इसके लिए कभी कभार जो इक़दामात उठाने पड़ते हैं यकीनन उसके ऊपर सवालात उठाए जाते हैं। इंटरनेशनली कई लोग उसको मानते हैं, कुछ नहीं मानते। हालिया दौर में होने वाली जो 2 वॉर्स हैं, अगर आप रशिया और यूक्रेन की वॉर देख लें या जो फ़लस्तीन में होने वाला जेनोसाइड है, आपको हमेशा तस्वीर के कई रुख मिल जाएंगे। आज जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमने देखा कि जहाँ पूरी दुनिया मानती है कि फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, लेकिन सिर्फ़ एक इंसिडेंट जब हम देखते हैं कि इजरायली 6 जो हॉस्टेजेस थे उनको रिलीज़ से पहले कहा गया कि जी हमास ने उनको कत्ल कर दिया गया है, तो यकायक लोगों का जो पूरा रद्द अमल है वो फिर बदल जाता है और इज़राइल में बड़ी बड़ी प्रोटेस्ट होती हैं। तो लोग अपने मुल्क के जो मफाद हैं, जो अपनी सालमियत के मसाइल हैं, उनको कैसे देखते हैं और उसके लिए किस हद तक वो चले जाते हैं। कहाँ इंसानी हुकूक़ को पामाल किया जाता है, जंगी उसूलों को छोड़ दिया जाता है कि अगर हम फ़लस्तीन ही की मिसाल देखें तो वहाँ पे कोई स्कूल, कोई हस्पताल, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन कोई भी महफूज नहीं है, खुराक का कोई ज़रिया नहीं है, पीने का साफ़ पानी नहीं है। और दौर हाज़िर में होने वाले ये वाक़यात हमें दिखाते हैं कि जंग कितनी हौलनाक होती है और अपना दिफ़ा मजबूत रखना कितना अहम होता है। तो क्या कुछ सीख सकते हैं हम दौर हाज़िर से, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, जहाँ हम कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि हम एक यंग नेशन हैं। 70% से ज़्यादा आबादी पाकिस्तान की नौजवानों पे मुश्तमिल है, लेकिन अगर इन नौजवानों को आप सेहत, तालीम और रोज़गार नहीं देते तो फिर यही जो आपका सबसे बड़ा असासा है ये आपके लिए मुश्किलात का बाइस बन सकता है। इनके जहनों में इंतशार बर्पा किया जा सकता है, इनमें नफ़रत फैलाई जा सकती है, ना सिर्फ अपने पूरे निज़ाम के हवाले से बल्कि इदारों के हवाले से भी। और हमने ये देखा कि हालिया दौर में जो अज़्म इस्तेहकाम का ऑपरेशन पाकिस्तान में जारी और सारी है, उसमें ना सिर्फ ऐसी ही दहशतगर्द और नफ़रत अंगेज़ तंजीमों को ख़त्म करने की बात की जा रही है, बल्कि इसका एक बड़ा ही अहम जो कंपोनेंट है वो सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्ट है उन लोगों के लिए जो एहसास महरूमी का शिकार हैं, और इसी एहसास महरूमी को हथियार बनाकर इनके जहनों को रेडिकलाइज़ किया जाता है। तो आइए ज़रा इस पर गुफ्तगू करते हैं कि दौर हाज़िर में पाकिस्तान की दिफ़ा के हवाले से क्या अहम मामलात हैं और ख़ास तौर पे ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को बतौर पाकिस्तानी हम कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले हमारे आज के पैनल को आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और इसके साथ साथ साबिक़ सफ़ीर हैं जनाब एम्बेसडर जमील अहमद ख़ान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। थोड़ी ही देर में हमें ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब भी ज्वाइन करेंगे जो कि दफ़ाई तज्ज़ियाकार है। बहुत शुक्रिया आपके भी हमारे साथ मौजूद होने का। डॉक्टर हुमा साहिबा, अगर मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूं कि दौर हाज़िर में जिस तरह हम देख रहे हैं कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो सैकड़ों इनकलाबी मुहिमें भी चल रही हैं, लोग सड़कों पे हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, कई ममालिक अपनी सालमियत की जंग लड़ रहे हैं। क्या सीख सकता है पाकिस्तान, और आज पाकिस्तान के दिफ़ा के क्या मायने, क्या डेफिनेशन के को हम समझ सकते हैं? देखिए, लार्जली जिस सूरत हाल की आपने अक्कासी की है, ये बिल्कुल बजा आपने कहा ग्लोबल है। तो जब हमारे पास वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो कमज़ोर पड़ गया और बिलखुसूस अमेरिका की जो सोल यूनिपोलैरिटी थी या लीडरशिप थी, उसमें कुछ कमज़ोरी आई, तो दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट का स्केल है वो ऊपर बढ़ गया। 2024 और 23 बिलखुसूस कहा जाता है ईयर ऑफ बुलेट्स एंड बैलेट्स, यानी आधी की ज़्यादा दुनिया जो थी वो इलेक्शंस में गई, लेकिन उसके बाद दुनिया में सो टू से स्टेबिलिटी या अमन नहीं आया। मेरे ख़्याल है तकरीबन यही सूरत हाल पाकिस्तान की है। और जहाँ तक आपने सिक्योरिटी की बात की, तो सिक्योरिटी के तो मीनिंग और डायमेंशंस ही 21वीं सदी में तब्दील हो गए। पाकिस्तान के हवाले से बहुत पहले ये बात कही गई थी कि जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो ना तो टेररिज्म है और ना इंडिया है, बल्कि वो हमारी इन्वायरमेंट है या वो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं। तो आप देख रहे हैं 2022 गुजरा, अब हम 2024 में हैं, तो वो जो क्लाइमेट है वो हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। लेकिन उसके अलावा जो दीगर इंटरनल सिक्योरिटी पैराडाइम्स हैं, बिलखुसूस बलूचिस्तान और KPK में, दे ऑल्सो स्टेयर अस इन द फेस। फिर एम्बेड बढ़ गया है सिक्योरिटी का, इसमें 5th जनरेशन वॉर है, साइबर सिक्योरिटी है, वगैरह वगैरह।
हुमा साहिबा, जैसे अगर हम सिर्फ साल 2023 को देखते हैं, 700 से ज़्यादा वायलेंट अटैक्स होते हैं जिसमें 1000 से ज़्यादा लोगों की शहादतें होती हैं। इसमें सिक्योरिटी अमला भी शामिल है, इसमें निहत्ते शहरी भी शामिल हैं। एम्बेसडर साहब और बिल्कुल बजा फरमाया हुमा साहिबा ने कि अगर हम देखते हैं कि ज़्यादातर ये वाक़यात हम बलूचिस्तान या फिर KP में होता हुआ देखते हैं, और ये बिल्कुल क्लियर निशानदेही कर रहा है कि नाउ आर ईस्टर्न बॉर्डर्स आर रिलेटिवली कामर, लेकिन वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान का एक तरह से मुतहरिक हुआ हुआ है, एक्टिव हुआ हुआ है। तो ये हमारी दिफा के ऊपर क्या प्रेशर्स क्रिएट कर रहा है और इसको हम कैसे समझें? जी हाँ, क्योंकि ये दफाई दिन भी है और जाहिर है दफ़ा आज के दौर में जहाँ 5th जनरेशन वार का जो है इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये तमाम बातें जो आपने अपने इंट्रो में की या डॉक्टर हुमा ने बात की, इन तमाम को आप उसमें समझ सकते हैं। लेकिन इसके दो ज़ावियों से ज़रा अगर आप मौका दें तो मैं बात कर लेता हूँ। पहला ज़ाविया तो ये है कि वो कौमें चाहे 5th जनरेशन वार हो या कोई और मसला हो, मसाइल हों, किसी मसले को हम मसाइल बना लें तो वो अपनी जगह पर, लेकिन ये जो इस्तारे हमारे हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, क्योंकि जो वतन की मिट्टी से जिन्होंने अपनी मोहब्बत में जो कुर्बानियाँ दी हैं उसका वो हमारे इस्तारे हैं और वो हमारी मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। इसलिए आज 59वें एनिवर्सरी पर डिफेंस डे के 65 के उसमें हमें यकीनन उनको भी याद करना चाहिए और उसको मिसाल बना के हमें देखना चाहिए कि आज जो ये हमारे इंटरनल एक्सटर्नल 5th जनरेशन वॉर, जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में जो हमारे साथ मसाइल पैदा हो रहे हैं और जो हमने खुद अपने मसाइल पैदा किए हुए हैं वो उसकी अक्स में भी देखा जाए। लेकिन एक तो बुनियादी बात तय है कि अगर वतन का दफा नहीं हो सकता, और वतन की दफा उसी वक्त हो सकता है जब वतन की मिट्टी से मोहब्बत की जाए, और वो मोहब्बत करने से ही इंडिविजुअल्स जो उस मुल्क में, उस वतन में रहते हैं, उनकी बका भी उनसे कायम है और वतन की बका भी उनसे कायम है। तो लिहाजा हमें मेजर अजीज भट्टी की मिसाल को नहीं भूलना चाहिए, जो कि BRB ब्रिज का दफा करते हुए जबकि 8 मील आ चुकी थी इंडियन फौज अंदर और उन्होंने उनको आने नहीं दिया। वो मिसाल दुनिया के बहुत सारे मिलिट्री एकेडमी में दी जाती है। इसी तरह स्क्वाड लीडर MM आलम ने दुनिया में जो रिकॉर्ड काम किया कि 1 मिनट में 5 से ज़्यादा जहाज मार गिराए गए। इसी तरह और हमारे सरफराज रफीकी साहब हो गए, लांस नाइक महफूज हो गए। तो ये हमारे इस्तारा हैं और ये हमारी कौमी यकजहती और यूनिफिकेशन का हमारे इस वक्त एक हमारे लिए जरिया है कि हम इनको देखें कि इन्होंने वतन की मिट्टी की मोहब्बत में कितनी ज्यादा आपने वो की है। अच्छा, बिल्कुल आपने एम्बेसडर साहब मैं जरा सी आपकी बात में जी ज़रा सा मैं इजाफ़ा करती चलूँ कि इस वक्त तो हमने हर लेवल पे, हर सतह के ऊपर कुर्बानियाँ दी हैं। मैं देख रही थी कि 4 अगस्त को हम हमारी पुलिस फोर्सेस की तरफ से भी जो शहादतें होती हैं, जो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी वो जामे शहादत नोश करते हैं, उसको भी हम एक्नॉलेज करते हैं। साथ साथ जो हमारे सिटीजन्स हैं, अगर हम APS के वाक़े की तरफ ही देखें तो जिस तरह प्रिंसिपल ताहिरा साहिबा ने एक मिसाल, एक रोशन मिसाल कायम की कि अपने शी चोज़ टू बी विद हर स्टूडेंट्स और अपनी जान का नजराना दिया बजाय इसके कि शी कुड हैव फ्लेड द सीन एंड लेफ्ट द स्टूडेंट्स बिहाइंड। तो ये वो मिसालें हैं जिसको हमें याद करने की ज़रूरत है। लेकिन एम्बेसडर साहब, दोबारा आपकी तरफ आती हूँ, मुझे बताएं कि अभी हुमा साहिबा ने कहा कि हमारी काफ़ी आपसी जो फॉल्ट लाइन्स हैं उसको दुश्मन इस्तेमाल करता है, उसको उभारता है, उसी के ज़रिए इंतशार पैदा करता है। इसमें आप क्या कहेंगे कि किस तरह इसको हम हल कर सकते हैं इस मसले को? जाहिर है हमें अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। जाहिर है जो फॉल्ट लाइन्स है, दुश्मन उसमें आके कोई शहद तो नहीं डालेगा, उस तरह फॉल्ट लाइन में उसने मिर्चें ही डालनी है और उसको एक्सप्लॉइट करना है। दुश्मन का काम यही है। हमने देखना यह है कि हम अपने तई और अपने अंदर क्यों नहीं इतनी मजबूती पैदा कर सकते हैं। और आपने खुद मिसाल दी कि इस मुल्क में 60% से ज़्यादा यूथ है। उस यूथ को और वो जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार है। सिर्फ ये है कि उन्हें वो इस्तारे मिलने चाहिए, उन्हें वो लीडरशिप मिलनी चाहिए जो उनके इस जज्बा हुब्बुल वतनी को ट्रांसफॉर्म कर दे कि इन फॉल्ट लाइंस को भरा जाए। और इन जो इस वक्त हम तनज़ुली की तरफ जा रहे हैं, जो हमारे बहुत सारे लीडरान ने और बहुत सारे अकाबरीन ने जिन मसलों को मसाइल बना लिया है, और जो लोग, जो आपने मिसाल दी, आपने स्कूल की मिसाल दी, आपने पुलिस की शोहदा की, आपने
उसकी मिसाल नहीं दी कि 80,000 लोगों ने भी अपनी जान का नजराना पेश किया। ये एक दूसरी बहस हो जाएगी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या थी, मैं उस बात पे किसी और दिन बात करूंगा। लेकिन आज ये बात कर लेते हैं कि हम मसले को मसाइल इतना बना लेते हैं जितना होता नहीं है, और हमारी अकाबरीन को चाहिए कि वो देखें कि थी मसले से बढ़कर जिन्हें मसलहत पसंद, वो लोग जानबूझकर अनजान हो गए। लेकिन वतन की सरहदे गुलरंग है गवाह, जो लोग पुरखुलूस थे कुर्बान हो गए। तो डिफेंस डे के हवाले से हमें इन इस्तारों की मिसाल देते हुए जो आज फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करने का मौका दे रहे हैं दुश्मनों को, वो अकाबरीन वो मसाइल का शिकार हैं, वो मसले को छोड़ के अपने मफाद का शिकार हैं, जिसकी वजह से आज हम इस नहज पे पहुंचे हैं। अच्छा, अव्वलीन तरजीह हम समझते हैं कि ये यकीनन है कि मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया जाए। हमारे मुख्तलिफ सेगमेंट्स में भी आपने देखा कि किस तरह 5G वॉर की तैयारी की जा रही है, और उसके लिए अगर टेक्नोलॉजिकल हमें अपने साइबर स्पेस को ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है तो उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे बताइए कि हम अक्सर जब कहते हैं अंदरूनी ख़तरात की बात करते हैं, पूरी दुनिया में आपकी पुलिसिंग, आपकी पुलिस फोर्स को आपको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना है, ना सिर्फ ट्रेनिंग के हवाले से बल्कि बेहतरीन वसाइल भी देने हैं। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि दैट सीम्स टू बी वेरी वेरी कॉम्प्रोमाइज्ड, और हम अक्सर पुलिस रिफॉर्म्स का जिक्र तो करते हैं लेकिन वो हो नहीं पाते। क्या इसके बारे में आप समझते हैं कि इंटीरियर जो हमारी सिक्योरिटी है उसको हम बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, और इस पर कैसे फोकस करें हमारे पॉलिसी मेकर्स? लेकिन सिद्रा, बात यह है कि बड़ी सिंपल सी बात है कि आपने जब नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, ये आई एम टॉकिंग अबाउट जब APS के बच्चों पे वो शहीद किए गए थे पेशावर में, तो उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? आपने रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म वन ऑफ द मेन पॉइंट उसके अंदर, जिसमें मदरसा रिफॉर्म, जुडिशल रिफॉर्म और पुलिस रिफॉर्म शामिल थे। आपने कुछ भी नहीं किया। ये हमारे प्रॉब्लम ये है कि जब हम एक नेशनल लेवल पर चीज़ें डिसाइड करते हैं उसको अब अमल नहीं करते। इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि देखें, आप सिस्टम चेंज करें पुलिस का, आप उसमें पुलिस की भर्ती बहुत ही स्ट्रिंजेंट तरीके से करें, और उसमें आपको देखना चाहिए कि आप इसको आउटसोर्स कर दें, इनके प्रॉपर टेस्ट लिए जाएं आने से पहले। उसके बाद इनका जो फिजिकल टेस्ट बहुत सही तरीके से होना चाहिए ताकि अच्छे लोग और फिजिकली फिट लोग हों। अनफिट लोग भी बीच में मेडिकल में सिफारिशें करा के आ जाते हैं, और लास्ट में इंटरव्यू सख्त होना चाहिए। और इसमें कोई कोटा सिस्टम में होना चाहिए कि हर MNA MP को आप 40 दे दिए, जो वैकेंसी दे दी आप अपनी मर्जी की कर लो। देयर भी गो रॉन्ग वहाँ पर। फिर उसकी बाद इनकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है बड़ी ज़रूरी होती है कि उनको आपने कैसे रखना है। अगर आप उनको अच्छे लोगों को लेकर आएंगे जिनका पुलिस रिकॉर्ड ठीक है, इनमें अक्सर आप ये देखेंगे जो क्रिमिनल्स हैं वो पुलिस में भर्ती हो गए क्योंकि उनका रिकॉर्ड चेक नहीं किया गया। ये आके फिर सेकंड है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मेरिट पे सख्ती से अमल करें। जिनका एक्सपीरियंस है, जो पाकिरदार हैं, जो कि फील्ड एक्सपीरियंस में दे हैव डन लॉट ऑफ प्रोग्रेस, उन्होंने अपनी दिखाइए कि वो कितने प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है, ऐसे लोगों को लेकर हैं। ना कि हर MNA MP कह जी मेरी मर्जी का SHO हो, मेरे इलाके में मेरा SSP हो या DSP हो, तो उससे हम कैसे ठीक किया जाएगा? दीज आर थिंग। आप मेरे ख्याल में इसमें पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है ना वो ख़त्म हो जाना चाहिए। IG पुलिस को मेरिट के ऊपर इंडिपेंडेंट खुद पोस्टिंग करनी चाहिए। मैंने विजिट दाखिला ट्रस्ट में कि मैंने एक भी SHO, DSP, SSP को पोस्ट नहीं किया था। आई सेड IG को जी की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज यू पोस्ट देम आउट बट इंश्योर कि दे आर प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो होती हैं वो हम नहीं करते। उनकी अच्छी जब क्रिमिनल को पकड़ते हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज होती है, IO मिल जाता है, प्रोसिक्यूटर मिल जाता है। तो ये तमाम चीज़ों को देखने के लिए द ओनली वन थिंग इज कि नो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, IG शुड बी एबल टू कमांड हिज फोर्स, और पुलिस कॉम्पिटेंट है अगर उनको आप अच्छे तरीके से मेरिट पे अपना काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक मजमूई, एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है जिसमें तमाम इदारे एक ख़ास तरीके से काम कर सकें। हमने एलीट फोर्सेस भी देखी जो बिलखुसूस दहशतगर्दी के वाक़यात को निपटने के लिए थीं। फिर यकीनन जो रेस्क्यू एंड रिलीफ के मराहिल होते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नाखुशगवार वाक़े अनफॉर्चुनेटली एक सीरीज़ में हो रहे थे। तो हमारे कई इदारों में हमने देखा कि बड़ी तब्दीली भी आई है। उन्होंने अपने आप को बेहतरीन और नए प्रैक्टिसेस से लेस भी किया है, लेकिन एक इंटीग्रेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी वेरी
नेसेसरी। कुछ बुनियादी सवालात की तरफ आएंगे कि जिस तरह बात की गई कि पाकिस्तान के जवान उसका सबसे बड़ा असासा हैं, यही जवान हैं जिन्होंने इदारों में सर्व करना है, मुल्क की बागडोर संभालनी है, मुल्क के लिए वो एथिक्स, वो वैल्यू सिस्टम्स क्रिएट करने हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी हमें इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखा जाए। तो इस यूथ को हम कैसे ग्रूम कर सकते हैं और पाकिस्तान की दिफा और पाकिस्तान की सालमियत के लिए ये कैसे काम कर सकती है? यही सवाल मेरा अपने पैनल से होगा। तमाम सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की यूथ को वो सिमत दिखाना कि जो जज्बा मोहब्बत हम अपने मुल्क के लिए रखते हैं, जो जो वफ़ादारी का जज्बा हम अपने मुल्क के लिए रखते हैं, उसको मज़ीद उजागर किया जा सके। सबसे पहले ये सवाल अगर डॉक्टर हुमा साहिबा आपके पास लेके आऊँ, आप तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता हैं। कई दफ़ा लोग कंपेयर करते हैं कि आज की यूथ अपने माशरे से, पाकिस्तान से बहुत डिसकनेक्टेड फ़ील कर रही है। क्या आप इस बात को मानती हैं या आपको लगता है कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आज भी अपनी यूथ पे मेहनत करके उनको वो वैल्यू सिस्टम दे सकते हैं जिसमें पेट्रियाटिज़म, वतन से मोहब्बत, वतन के लिए एक नेक जज्बा रखना उसका सेंटर पॉइंट हो सकता है? देखिए, मैं तो पिछले 30 साल से यूथ से ही जुड़ी हुई हूँ। मैं पब्लिक सेक्टर के इदारों में भी मैंने तदरीस का काम किया, मैं प्राइवेट सेक्टर को हेड कर रही हूँ। लेकिन ये बात तो बिल्कुल वाज़े है कि हमारी यूथ में बिलखुसूस वो जो बहुत प्रोडक्टिव एजेस हैं, से बिटवीन 18 and 30, एक एलिमेंट ऑफ डिसइल्यूजनमेंट है। और उसके साथ साथ अब जितने बच्चे मुझसे ये बात कहते हैं कि हम बाहर जाना चाहते हैं या हम हमारा मुस्तक़बिल पाकिस्तान के बाहर देखते हैं, उनकी तादाद में यकीनी तौर पर इजाफ़ा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करूँ कि अगर इस पूरे सिनेरियो में मुझे कहीं उम्मीद नज़र आती है, कोई किरण होप की नज़र आती है, तो वो हमारी यूथ हैं। और आपके तवस्सुत से मैं यूथ से सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि कभी कभी घर पर मुश्किल आती है, लेकिन घर छोड़ के तो नहीं जाते। आप ही ने संभालना है, आप ही ने ठीक करना है, आप ही से उम्मीद है। प्रक्रिया साहब, आपकी तरफ एक सवाल आना चाहूँगी। वही जो हम माशरे में इक्वालिटी की बात करते हैं, दिफा को लेकर भी, यानी बिकॉज़ इसका डायरेक्टली ताल्लुक़ हमारी सेफ्टी से है, हमारी सेंस ऑफ सिक्योरिटी से है। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के कई तबकों में अब ये एक एक अंडरलाइंग फीलिंग डेवलप होती चली जा रही है कि उनके लिए जो कवानीन हैं, उनके लिए जो हिफाजत के दस्तूर हैं, वो शायद बाकी लोगों जैसे नहीं हैं, और यही वजह है कि जो हमारी अक़लियतें हैं वो अपने आप को बहुत गैर महफूज समझती हैं। इस तासुर को ज़ाइल करने के लिए और उनको ये एहसास देने के लिए कि वो भी तमाम पाकिस्तानियों की तरह वही हुकूक रखते हैं, वो भी उतने ही महफूज हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? देखें सिद्रा, ये इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको याद हो, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ही वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट माइनॉरिटीज़, और हमारे झंडे में जो वाइट कलर है वो माइनॉरिटीज़ को शो करते हैं कि उनकी इम्पोर्टेंस को। और उन्होंने क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि आज जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट बना, कि आज आप फ्री हैं अपने रिलीजियस को, जैसे अपने रिलीजियस ऑब्लिगेशन को करने आप करें। आपने जहाँ जाना चाहिए, मंदिर में जाना है, गुरुद्वारे में जाना है, चर्च में जाना है, जहाँ जाएं आप पाकिस्तानी हैं और आपके इक्वल राइट्स। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके मुकाबले में इंडिया में देखें कि वहाँ पर माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ लिंचिंग कैसे की जाती है, उनको साथ जुल्म बर्बरियत कैसे की जाती है। क्रिश्चियन को मणिपुर में हमने देखे हैं भी कितने क्रिश्चियन को ओवर 200 मारे गए और 1000 की तादाद में माइग्रेट हुए हैं, कितना जुल्म वहाँ किया है। उसके बाद सिखों के साथ क्या किया जाता है। तो आप माइनॉरिटी जो उनकी अपनी दौलत के साथ, अपनी लो कास्ट हिंदू जो हैं उनके साथ क्या किया जाता है। पाकिस्तान में मैं कराची में रहता हूँ, यहाँ हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं। ट्रस्ट में हमने कभी सोचा ही नहीं है कि देयर आर डिफरेंट, देयर ऑल पाकिस्तानी। वी हैव टू टेक एवरीवन पाकिस्तानी। और ये हमारे जो हमने जहन में डाली है कौमियत के बाद, ये बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। अभी कोयटा में जब शहीद हुए पंजाबी, तो बाद पंजाबी मारे गए, ये नो, पाकिस्तानी मारे गए, देयर ऑल पाकिस्तानी। चाहे बलोची हैं या हमारे पश्तून भाई हैं या सिंधी हैं या पंजाबी हैं, दे वी शुड कॉल पाकिस्तानी। और अक़लियत मेंबर जो भी हैं, देयर ऑल्सो पाकिस्तानी। तो ये मेरे ख्याल में ये इंडियन प्रोपेगेंडा है जो लेके चला जाता है। अदरवाइज पाकिस्तान में वन ऑड इंसिडेंट जरूर हुए, जड़ावाला में हो गया, इससे पहले भी और इंसिडेंट हुए, उनको लेके उन थिंग्स के उसमें इन्वेस्टिगेशन अच्छी करें और एग्जेम्पलरी पनिशमेंट करें।
जुडिशरी का काम है ऐसे केसेस को जल्दी एक्सपेडिट करें करके और उनको सख्ती से सजा दें ताकि इट शुड एक्ट एज अ डेटरेंट फॉर अदर्स नॉट टू डू इट। एम्बेसडर साहब, यही सवाल मैं अगर आपके पास लेके आऊँ, ये किस तरह सनाहियत कर रहा है? क्या आप समझते हैं, क्योंकि अक्सर जब हम हिस्ट्री लिखते हैं, मिसाल के तौर पे जब हम फॉल ऑफ ढाका का जिक्र करते हैं या ईस्ट पाकिस्तान के पाकिस्तान से जुदा होने की बात करते हैं, तो हम अक्सर कहते हैं कि इसमें दुश्मन की साजिश शामिल थी। लेकिन हम अपना किला कैसे ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं? और अगर किसी एक तबके में, किसी एक स्टेट में, प्रोविंस में, एक ख़ास एथनिसिटी में ये तासुर आ रहा है कि वो अपने आप को गैर महसूस कर रहे हैं या एहसास महरूमी उनकी बढ़ती चली जा रही है, तो उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं हम? जी हाँ, एहसास मरहूमी दरअसल ज़हर कातिल है किसी माशरे के लिए, किसी तबके के लिए, किसी ग्रोह के लिए, किसी सूबे के लिए, और ज़ाहिर है उसके अवामिल होते हैं। पहली बात तो ये है कि उस अवामिल को अगर ख़त्म किया जाए एहसास महरूमी के, और फिर हमारे लोग हैं, ये वतन से जुड़े हुए हैं, अगर कोई नाराज़गी कुछ किसी तबके की, किसी सूबे की अगर हो गई है तो उसको दूर करने के लिए इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जाहिर है जिन लोगों के हाथों में खून है वो तो अपने कानून का रास्ता अपनाया जाएगा, लेकिन जो लोग वैसे उस पॉइजनस प्रोपेगेंडे से जो लोग मुतासिर हो रहे हैं, उनका पॉइजन ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे अकाबरीन, हमारे कायदीन वो अपनी मिसाल सामने पेश करके सारों को एक साथ हम कदम से कदम मिलवा के चलने की कम से कम कोशिश तो करें। उसकी कमी है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ नौजवानों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अगर है तो हम में है। और हमारे नौजवान तो इतने साबिर हैं कि इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट चल रहा है, इस वक्त जो माशरे की और मईशत की जो मकबूशियत चल रही है, उसके बावजूद वो खड़े हुए हैं। ठीक है, नाउमीद हो जाते हैं, कश्ती में जाते हैं, डूब भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप उनसे अगर आज मोटिवेट करके उनको वतन की अपनी खातिर कुर्बानी देने की बात करती हैं तो वो तैयार रहते हैं। और उनके अकबरा परवरी है। अच्छा, क्या आप समझते हैं एम्बेसडर साहब, बात कर रहा हूं मैं, सिफारिशें चल रही हैं, वो महरूम जब होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि उनका हक मारा जाता है। चीजें मेरिट पर कर दें, यही नौजवान आपको मिरेकल और जो डिसेंट की वॉइसेस हैं, जो अगर आपसे मुख्तलिफ सोचती हैं, एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने देश के जवानों को, और ये शेर मैंने ही लिखा है और अपने देश के जवानों के लिए लिखा है, और उसमें सारी चीजें शामिल हो जाती हैं कि मेरे देश के जवानों, हिम्मत न हारना, और कुदरत का इम्तिहान है, हिम्मत न हारना, और नई नस्ल के चिरागों उम्मीद रखो बाकी, ये मुल्क है तुम्हारा, हिम्मत न हारना, और खुशहाल तुम रहोगे, सरशार तुम रहोगे, दुश्वार इस घड़ी में, हिम्मत न हारना मेरे देश के जवानों। ये हमें जज्बे को लेके आगे चलना है, और ये हमारे नौजवान ये एक मिरेकल कर सकते हैं इस मुल्क के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं एम्बेसडर साहब, और आपकी ही इस बात को मैं हुमा साहबा के पास लाना चाहूँगी, एक सवाल, और उसके बाद मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है। हुमा साहबा, जब हम कहते हैं कि एहसास महरूमी को ख़त्म करने के लिए हमें रोज़गार, तालीम, सेहत, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि इस दफ़ा एक ओवर आर्चिंग, जब हम ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की बात करते हैं तो उसमें एक जो रोल उभर कर आया कि एक रियासत एक माँ की हैसियत रखती है, और जहाँ आप समझते हैं कि अगर बच्चे से कोई कोताही हो रही है, गलती हो रही है, तो उसको राह रास्त पे लाने के लिए, उसको दोबारा अपनी तरफ रिझाने के लिए इंसेंटिव्स भी दिए गए हैं। लेकिन ये इंसेंटिव्स वक्त लेते हैं। सोशियो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे लोगों के लिए क्रिएट करना जिसमें एहसास महरूमी है, ये वक्त लेगा। क्या ये वक्त का असासा, ये एसेट हमारे पास मौजूद है? देखिए, ये तो हम हर दफ़ा कहते हैं ना कि हमें अपनी यूथ में इन्वेस्ट करना है, हमें नॉन ट्रेडिशनल एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी को एड्रेस करना है, जिसमें हेल्थ और एजुकेशन सरे फहरिस्त हैं। लेकिन अब शायद लोग जो हैं उनमें इतनी पेशेंस नहीं है। तो चाहे बलूचिस्तान का मसला हो, चाहे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, या यूथ की तालीम, रोज़गार और सेहत के हसूल का मसला हो, लोगों में जो एलिमेंट ऑफ पेशेंस है वो कम हो गया है। तो मेरा ख़्याल है कि कुछ करने की ज़रूरत है,
और कुछ इस तौर करने की ज़रूरत है कि लोगों को ये ना लगे कि ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए हो रहा है, बल्कि ये एक्चुअली आम आदमी के लिए हो रहा है, अवाम के लिए हो रहा है। तो जो डिसकनेक्ट है, जो डिस्ट्रस्ट है बिटवीन द स्टेट एंड द सोसाइटी, या आम अल्फाज में रियासत और लोगों के बीच में, उसकी एड्रेसल का वक्त हमारे पास बहुत श्रिंक हो गया है। वहाँ वॉर फुटिंग पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद आपने सही कहा, वक्त हाथ से निकल रहा है। कई इक़दाम तो इसमें हमें वॉर फुटिंग के ऊपर लेने पड़ेंगे, हंगामी तौर पे इक़दाम करने चाहिए, और कई ऐसे मौज़ूआत हैं जिनको हमने साल बल्कि कई दिहाइयों से इग्नोर किया हुआ है। अच्छा जी, आज़ाद सहाफ़त को भी यकीनन एक रियासत का सुतून माना जाता है, और जमहूरियत में ज़रूरत भी है कि आप डिसेंटिंग वॉइसेस को, तनक़ीद को, या अपना जो भी अमल आप पॉलिसी मेकिंग के हवाले से जो स्ट्रैटेजी डिवाइस कर रहे हैं, उसके जो नताइज होंगे, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको क्लियर करें और उसको सामने लेके आएँ लोगों के। तो जब सहाफ़ी ये करते हैं तो यकीनन दे इनवाइट अ डिस्कोर्स इन सोसाइटी जो कि कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, लेकिन कई दफ़ा ऐसा लगता है कि उनको इसी कंस्ट्रक्टिव कामों के लिए भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, और सेंसरशिप और मुख्तलिफ इस तरह के मौज़ूआत पाकिस्तान की कई दिहाइयों में हमने देखे हैं कि जब हमारी मीडिया पॉलिसी बदलती रही है। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट जनाब आमिर ज़िया साहब। उनसे भी जानना चाहेंगे कि डिफेंस डे के मौके पर, और बिलखुसूस डिफेंस डे 2024, इस साल पाकिस्तान की मुश्किलात और पाकिस्तान के डिफेंस लैंडस्केप को वो किस तरह देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आज बिलखुसूस 6 सितंबर के मौके पे, जब हम 1965 की जंग को भी याद कर रहे हैं, मुख्तलिफ मार के दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए जो हमारी फोर्सेस का एक अजीम कंट्रीब्यूशन रहा है, उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन हालिया दौर के यानी आज साल 2024 के जो ख़तरात हैं, उनको आप कैसे देखते हैं, और उसमें बिलखुसूस मीडिया क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए, 6 सितंबर 1965 या सितंबर की जो जंग थी, वो पाकिस्तान की तारीख़ की एक डिफ़ाइनिंग मौका था कि जिसमें हम देखते हैं कि जहाँ पर हमारी फ़ौज ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को जो है उसका मुकाबला किया, उसके अज़ाइम को जो है नाकाम किया, वहीं पर एक बेमिसाल हम देखते हैं कि जो एक इत्तेहाद का, एक यकजहती का मुजाहरा अवाम ने फ़ौज के साथ किया। यानी कि जो दौर जदीद की जंगें हैं वो सिर्फ फ़ौजें नहीं लड़ती हैं, वो कौमें लड़ती हैं, और जब तक अवाम और फ़ौज यकजान होकर खड़े नहीं होते, आप किसी दुश्मन को, चाहे वो अंदरूनी दुश्मन हो चाहे वो बैरूनी दुश्मन हो, उसको आप शिकस्त नहीं दे सकते। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि उसी जज्बे के इहा की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि क्योंकि हमारे मुल्क में सियासी तकसीम है, हमारे यहाँ इंतशार है, सियासी अदम इस्तेकाम है, उसकी वजह से एक अंदरूनी कमज़ोरी आ गई है। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने मुल्क में सियासी इस्तेकाम लेकर आएँ और उसी जज्बे को दोबारा उसको इहा करें कि जो 1965 की जंग में जब जब पाकिस्तान पर मुश्किलात आई, बाज़ औक़ात ज़िलज़िला आया किसी बड़े पैमाने का, कोई और आफत आई, तो हमने देखा कि हमारे इदारे और हमारे अवाम जो थे यकजान होकर खड़े हुए। तो उसी जज्बे को बहाल करने की ज़रूरत है, और ये मैं नहीं कहता कि वो जज्बा आज है नहीं, लेकिन उसकी उसी कहते हैं ना, उसी पीक की, उसी अरूज की ज़रूरत है। बतौर जर्नलिस्ट आमिर बताइए कि हम कुछ इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं, मुल्क दुश्मन अनासिर, छुपे हुए हाथ, हिडन हैंड्स, दुश्मन के मंसूबे। जब आप ओवर द इयर्स इनको कवर करते रहे हैं, और जिस तरह हम कहते हैं कि जी ट्रेडिशनल वॉरफेयर से अब हम 5G वॉर की तरफ गए हैं, तो क्या ये हाथ, ये छुपे हुए हाथ, ये हिडन एनिमी, इसने भी शक्लें तब्दील की हैं? ख़ास तौर पे जब बात की जाती है टेररिज्म के ज़माने से, कि आप किसी मुनज़्ज़म फ़ोर्स या किसी फ़ौज से आपका सामना नहीं है, बल्कि एक ऐसा छुपा हुआ दुश्मन है जो कहीं पे भी वार कर सकता है। तो इसके साथ साथ कैसे तब्दीली आई है इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनिमी? देखिए, पाकिस्तान के साथ ये चैलेंज पहले दिन से था कि हमारे यहाँ ऐसी क़ुव्वतें थीं कि जो पाकिस्तान ही के ख़िलाफ़ काम कर रही थी, और उसका एक हमने मज़हर 1971 की जंग में भी देखा, और उससे पहले भी हमने देखा कि हमारे यहाँ जो छुपे हुए हाथ थे वो बाज़ औक़ात हमारे अपने ही थे, और वो ज़ाहिर है कि अपनी मासूमियत से अनजाने में या किसी लालच के तहत या भटक कर जो हैं दुश्मन के हाथों में इस्तेमाल होते रहें। तो ज़रूरत इस बात की है कि जनाब वही होता है ना कि रियासत का फ़र्ज़ ये होता है कि अपने तज़ादात को हल करे, और ताकि दुश्मन को, जो बैरूनी दुश्मन है, उसको मौका ना मिले कि यहाँ पे जो नाराज़ लोग हैं और जो भटके हुए लोग हैं उनको इस्तेमाल कर सके। तो हमारी लड़ाई दो तरह की है। एक लड़ाई वो है कि जो हमें अंदर लड़नी है, कि जहाँ पर ज़ाहिर है कि अगर लोगों की जो हकीकी शिकवे शिकायत है उनको दूर करना है,
उसके साथ साथ जो बयानिए की लड़ाई है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे बैरूनी दुश्मन और उनके साथ जो यहाँ पे कुछ लोग मुट्ठी भर लोग हैं वो जो इस्तेमाल हो जाते हैं, उसको जो है कैसे हम लोग जो है उसको काउंटर करते हैं। और उसका तरीका प्रोपेगेंडा का लफ्ज़ जो है आजकल मनफी उसमें आते हैं, तो मैं कहता हूँ उसके लिए प्रोपेगेंडे से ज़्यादा हमें हकीकत बयान करने की ज़रूरत है, हमें सच बोलने की ज़रूरत है, ताकि हम लोगों को अपने साथ जोड़ सकें, अपने कहते हैं ना कि पाकिस्तानियत के ऊपर, अपनी वतन परस्ती के ऊपर, अवाम दोस्ती के ऊपर ना। और ये मेरे ख्याल में हमारे पास वो तमाम हथियार मौजूद हैं। वो हथियार में सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा कि सामान्य हर्ब की बात मैं नहीं कर रहा, जो आपके अखलाकी हथियार होते हैं, आपको कौम बनाने वाले हथियार होते हैं, वो तमाम हमारे साथ मौजूद हैं कि हम अगर उसका सही इस्तेमाल करें तो आप देखिएगा कि वो जो लड़ाई जिस हमने माजी में इस तरह के चैलेंजेस को हमने ख़त्म किया, हराया। आप ऑपरेशन ज़रबेज़ याद करें, फिर जो राहील शरीफ साहब के दौर के अंदर ऑपरेशन हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने किस तरह से जो है पाकिस्तानी फ़ौज ने दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया था। और इस नौयत पे हम लोग लेकर आ गए थे कि दहशतगर्दों के पास जो है कोई जाए पनाह नहीं रही थी, उनके कंट्रोल में कोई इलाका नहीं रहा था। तो हम लोगों ने माजी में भी किया और हम दोबारा ये काम कर सकते हैं। जमील साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी। मुझे बताइए कि वैसे तो पूरी दुनिया ने ये तय कर लिया था कि हम पोस्ट टेररिज्म वर्ल्ड में रह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आज की हकीकत को भी देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता कि ये भयानक हकीकत अब भी माजी का हिस्सा बनी है या नहीं। ये आज भी हमारे सामने, आज भी हम देखते हैं कि लोगों की जान की कुर्बानियाँ उसी तरह जारी हैं। तो आप क्या समझते हैं, इस पाकिस्तान रियली इन द पोस्ट टेररिज्म वर्ल्ड? जी जमील साहब। एट द मोमेंट जी, पाकिस्तान जो है इस वक्त वर्स्ट काइंड ऑफ टेररिज्म फेस कर रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इसके लिए ही तो सिर्फ इसकी काइनेटिक यानी कि इसको सिर्फ हमने एक अस्करी ताकत से ही इसको कुचलना, वो तो कुचलते रहते हैं लेकिन उसकी ताकत दोबारा यकजा हो जाती है। लिहाजा इसको नॉन काइनेटिक तरीके से भी, गैर अस्करी तरीके जो दिए हुए हैं, हमने खुद अपने प्लान बनाया हुआ है और अपने ही प्लान पर अमल नहीं करते हैं। 20 पॉइंट का नेशनल एक्शन प्लान बनाया, उसको 14 पॉइंट में मुहित किया और उसमें नॉन काइनेटिक एक्शन में जवानों किस तरह लोगों से इंगेज करना है, किस तरह नेगोशिएट करना है, किस तरह हमने डेवलपमेंट करनी है, किस तरह तालीम देनी है, किस तरह तरबियत देनी है, सारी चीज़ें उसमें शामिल है। सिर्फ यह है कि जैसा मैंने जिक्र किया पहले सेगमेंट में कि हमारे अकाबरीन जिनकी की ये जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हमारे नौजवान ने मिल्लत, उनको पता है कि वो किस तरह आपका साथ और कितनी मेहनत वो कर सकते हैं। मेहनत के मामले में दुनिया में जहां भी हमारे जाते हैं नौजवान ने मिल्लत, वो अपनी मिसाल कायम करके आते हैं। तो हम अपने मुल्क में उनसे और इस इतने बड़ी जो ह्यूमन रिसोर्स हमारा है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बात वहीं आ जाती है कि हमें क़यादत के तौर पर, चाहे वो स्कूल में टीचर हो या एडमिनिस्ट्रेशन में कोई हो या जितने भी मेरे साथ के मेरे हमअसर हैं, चाहे वो सर्विस में हैं, रिटायर हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, उन्हें ये मिसाल बनानी चाहिए क्योंकि ये मुल्क है, ये मिल्लत है तो सब कुछ है। जिन कौमों के पास मुल्क और वतन नहीं होता है, पूछे फ़लस्तीनियों से, तो वो दर दर की ठोकरें पूरी दुनिया में खाते हैं और फिर वो पछताते ही रहते हैं और उनकी नस्लें पछताती रहती हैं। तो लिहाजा हमारे यूथ को, हमारे नौजवान ने मिल्लत को, हमारे इस देश के नौजवानों को ये पता है कि किस तरह मेहनत की जाती है सिर्फ समत के लिए, और वो ज़राए जो हम कभी कभी उनसे छीन लेते हैं सिर्फ कुछ ना करें। जैसा मैंने बताया कि उन्हें मेरिट पर काम करने दिया जाए और उनके जो इस वक्त मुल्क में जितने हमारे ज़राए हैं उन ज़राओं को उनके लिए खोल दिया जाए, रास्ते उनके लिए कोई रुकावट ना बना जाए। बाकी वो रास्ते अपने खुद बनाएंगे हमारी यूथ, और यही एक काउंटर टेररिज्म का बेहतरीन तरीका है, यही मुल्क के मईशत को बढ़ाने का तरीका है, यही मुल्क के माशरत को बढ़ाने का तरीका है, और यही पाकिस्तान के सब पासपोर्ट की इज्जत और मंजिलत को बढ़ाने का तरीका है। अगर ऐसा जब तक हम नहीं करेंगे, लोग हमें एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, हमारे इंटरनल फॉल्ट भी हमारे अगेंस्ट आते रहेंगे और एक्सटर्नल जो है हमारे दुश्मनों से हमें कोई शिकायत ही नहीं है। जाहिर है दुश्मन तो अपनी दुश्मनी में जहां तक जा सकेंगे वो करेंगे। हम ज्यादा बहुत बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर हुमा बकाई, ब्रिगेडियर हारिस नवाज और आमिर ज़िया साहब, आप सबकी आमद का इस मौजू पे शामिल गुफ्तगू रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, ये बात तो तय है कि हमारा मुल्क हमारा इफ्तिखार है और यकीनन अगर हमारे मुल्क
सलामत रहे, अल्लाह ताला उसको और इज़्ज़त व तकरीम दे, तो हम हैं। ये हमारी शनाख्त भी है, हमारा असासा भी है, और यकीनन इसके ऊपर मंडलाता हुआ हर ख़तरा हम अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए कई दफ़ा हमें जिस तरह कहा जा रहा है कि सिर्फ अस्करी क़ुव्वत की नहीं, हमें दानिशमंदी की भी ज़रूरत है। हमें अपने आने वाले मुस्तक़बिल पे, यानी यकीनन हमारे जो यूथ हैं उन पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, उनकी जहन साजी करने की ज़रूरत है, और ये जज्बा जो हम अपने दिलों में लेके चलते हैं, क्योंकि पुरखों की अमानत है। हमारे माँ बाप ने के वालदैन ने इस मुल्क के लिए क़ुरबानियाँ दी हैं, अपने तमाम चीज़ों को छोड़कर यहाँ पे हिजरत की, सिर्फ इस दिन के लिए तो नहीं कि आज हम अपने ही मुल्क की जड़ें काटें। इसलिए बहुत अहम है कि हम इस नेमत को समझें और ख़ास तौर पे उसके लिए दिन और रात एक कर दें। इसी के साथ जी मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला पीर के रोज़ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।